गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास का फर्स्ट प्री बोर्ड आयोजित किया था और इस फर्स्ट प्री बोर्ड की अपने एक क्लास हो चुकी है सॉल्यूशन की। मैंने आपको इस प्री बोर्ड के भैया जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। यहाँ तक अपने क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे भैया अपने क्वेश्चन नंबर 4 से, अर्थात आपका खंड ब जो है इसकी चर्चा करेंगे। देखो भैया, खंड ब में अपने लघुत्तरात्मक प्रश्न है और उनका उत्तर जो है आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। कई स्टूडेंट पूछते हैं सर 50 शब्द का मतलब क्या होता है। तो 50 शब्द का मतलब ये मान लो आप कम से कम आपका आंसर जो है वो 7 से 8 लाइन का होना चाहिए। और इसमें भैया खंड ब में आपके 13 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। टोटल यह जो है वो 26 अंक का होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया सबसे पहले अपने चौथा क्वेश्चन जो है, महाजनपदों की शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। महाजनपदों की जो शासन व्यवस्था है भैया, मतलब उसमें किस प्रकार से शासन संचालन होता था, उनका अपने उल्लेख करना है। देखो सबसे पहली बात तो भैया अपने महाजनपद जो थे उनकी संख्या कितनी थी, 16 महाजनपद थे। और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था उनका उसका नाम था अपने मगध महाजनपद। शासन की बात कर ले तो भैया अधिकांश जो महाजनपद थे उनके ऊपर अपने किसका शासन होता था, राजा का शासन होता था। परंतु कुछ राज्य ऐसे भी थे, कुछ गण, कुछ संघ ऐसे भी थे जहां पर राजा का शासन नहीं होता था, वहां लोगों का समूह शासन करता था। ठीक है। और इस समूह का अपने प्रत्येक का एक राजा होता था, जैसे आपके वज्जी संघ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, वज्जी है आपके, यहाँ पर राजा नहीं होता था, यहाँ पर लोगों का एक समूह था और उस हर समूह का क्या होता था, एक व्यक्ति राजा होता था। और जितने भी महाजनपद थे उन महाजनपदों की एक राजधानी होती थी जो अपने प्राय किले से घिरी होती थी। महाजनपदों की संख्या कितनी है, अपने 16 है। और सबसे प्रसिद्ध जो महाजनपद था उसका क्या नाम था, मगध महाजनपद। क्लियर है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने नायक कौन थे। आपको भैया पहले भी मेरा ये क्वेश्चन कराया हुआ है। नायक जो होते थे वो होते थे भैया सेना प्रमुख। विजयनगर साम्राज्य जो था वहाँ पर जो सेना प्रमुख होते थे उनको बोलते थे नायक। और इन नायकों का कार्य जो होता था वो होता था किलों पर नियंत्रण रखना, तथा उनके पास में क्या होते थे, सशस्त्र सैनिक भी होते थे, उनके समर्थक भी होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते रहते था। उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी एक प्रकार से उनका क्या करते थे, सहयोग करते थे। ठीक है। और जो नायक होते थे वो तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। तो ये क्या होते थे, अपने नायक होते थे, इनके द्वारा सैनिक कार्रवाई भी की जाती। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने, शाहमल कौन था, उसने 1857 के विद्रोह में क्या भूमिका निभाई। शाहमल भैया ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले कर चुका हूँ भैया। शाहमल जो था वो अपने यूपी का था। ठीक है। यूपी उत्तर प्रदेश का एक परगना है जिसका नाम है बड़ौत। इस बड़ौत परगने का ये था और जाति से भैया जाट था ये। ठीक है। शाहमल जो था इसने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया था तथा लोगों को एक प्रकार से विद्रोह करने के लिए भी, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए इसने क्या किया था, प्रेरित किया था। शाहमल के जो अनुयायी थे, शाहमल के जो आदमी वगैरह थे भैया, इन्होंने सरकारी इमारतों पर हमला करके उनको नष्ट किया था। और जो जनता थी, आम लोग जो थे, वो शाहमल को अपने राजा के नाम से पुकारते थे। और 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस स्वतंत्रता संग्राम में भी आज जुलाई 1857 में ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं भैया। 7वां क्वेश्चन है अपने, प्रसिद्ध पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा नगर की दुर्दशा का चित्रण किस प्रकार से किया है। कनिंघम के अकॉर्डिंग भैया अपने को वर्णन करना है। देखो अलेक्जेंडर कनिंघम ने भैया 1875 में हड़प्पा नगर की दुर्दशा पर एक प्रकार से एक लेख लिखा। उसने कहा कि हड़प्पा नगर को जो ईंट चुराने वाले लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। एक प्रकार से हड़प्पा के जो खंडहर थे वहाँ से ईंटों को निकाल कर ले गए। ठीक है। और अलेक्जेंडर कनिंघम कहता है कि हड़प्पा से जो ईंटें ले जाई गई उनकी मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर था मुल्तान के बीच में एक प्रकार से क्या बिछाने के लिए ले जाई गई थी, रेल की पटरी।
समझ रहे हो, मतलब हड़प्पा सभ्यता से जो ईंटें निकाली गई थी उन ईंटों को कहाँ काम में लिया गया, लाहौर से लेकर मुल्तान के बीच में जो 100 मील लंबी रेल लाइन बिछाई गई उसके लिए इनको काम में लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है, हजारा राम मंदिर के बारे में आप क्या जानते हो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हो। देखो अपने विजयनगर साम्राज्य में कई मंदिर पड़े थे भैया, उनमें से एक मंदिर है अपने हजारा राम, इसको हजारा राम भी कहते हैं, कई बुक्स में हजार राम मंदिर भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखो भैया यह विजयनगर साम्राज्य का एक बहुत ही दर्शनीय मंदिर था, ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य का जो राजकीय केंद्र था उस राजकीय केंद्र में यह मंदिर स्थित था। और इसका प्रयोग, अब सीधी सी बात है, राजकीय केंद्र में होगा तो इसका प्रयोग जो है वो आम जनता तो करेगी नहीं, इसका प्रयोग केवल राजा था उसके परिवार के जो लोग होते थे उन्हीं के द्वारा किया जाता था, ठीक है। और इसकी जो दीवारें हैं उनके ऊपर मूर्तियाँ बनाई गई है और मंदिर की जो आंतरिक दीवारों पर अपने रामायण से संबंधित कुछ दृश्य भी जो है उत्कीर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, यह कथन किसका है, इसके पक्ष में तर्क दीजिए। देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है यह कथन है किसका भैया, यह कथन है अपने चंदन देवनेसन का, चंदन देवनेसन इनका ये कथन है। इन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बना दिया था। अब ये क्यों कहा भैया इन्होंने, ये इसलिए कहा कि गांधी जी ने देखो सबसे पहली बार जो सत्याग्रह किया था वो कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी ने पहला अहिंसात्मक विरोध या जो आंदोलन चलाया था वो भी दक्षिण अफ्रीका में चलाया था, काले और गोरे के भेद को लेकर। सबसे पहले अहिंसा का प्रयोग भी वहाँ पर किया था, सत्याग्रह का प्रयोग भी वहाँ पर किया था। वहीं पर लोगों के मध्य आपसी सद्भावना बढ़ाने का प्रयास किया। वहीं पर जो पिछड़ी जातियाँ हैं, दलित जातियाँ हैं, जो भेदभाव हो रहा था, जो छुआछूत हो रही थी, उसके खिलाफ भी गांधी जी ने क्या किया था, एक प्रकार से विरोध जताया था। इसलिए चंदन देवनेसन ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को क्या बना दिया, महात्मा बना दिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 10 है अपनी, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, महाभारत की बात कर रहे हैं भैया, ठीक है, व्याख्या कीजिए। देखो सबसे पहली बात तो महाभारत कब लिखी गई थी, सीधी सी बात है साहब, महाभारत जो है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य लिखी गई थी, ठीक है, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य लिखी थी। और मूल भाषा इसकी वैसे संस्कृत थी, लेकिन धीरे धीरे इसको जो है शताब्दियों से लेकर अपने धीरे धीरे इसको अनेक भाषाओं में क्या किया गया, बाद में लिखा जाने लगा, ठीक है। तो इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि भैया कि जिन क्षेत्रों में महाभारत का उद्गय हुआ या एक प्रकार से महाभारत का प्रचार प्रसार हुआ, तो वहाँ की बातें भी जो है इस महाभारत में एक प्रकार से क्या कर ली गई, शामिल की गई। इसमें विभिन्न प्रसंग, विभिन्न मूर्तियाँ, विभिन्न चित्र वगैरह जो है इनको भी क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। महाभारत ने नाटकों है, अपने नृत्य कला है, इनके लिए भी एक प्रकार से क्या की, विषय वस्तु प्रदान की। तो कहने का मतलब है कि महाभारत जो है वो अपना रचना काल से लेकर ही लगातार जो है वो क्या होता रहा, परिवर्तित होता रहा। इसलिए यह कैसा ग्रंथ है, एक गतिशील ग्रंथ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं भैया, सती प्रथा के बारे में बर्नियर ने क्या लिखा था भैया, बर्नियर इसने सती प्रथा के बारे में क्या लिखा था। देखो बर्नियर जो था इसने कहा था कि यहाँ अपने जो विधवा होती थी उसको भी एक प्रकार से क्या कर दिया था, पति की मृत्यु के बाद में विधवा को जला दिया जाता था। और कुछ विधवाएं जो अगर अपनी इच्छा से सती नहीं होना चाहती तो उनको ज़बरदस्ती सती किया जाता था। और सती होने वाली महिलाओं के क्या कर दिए जाते थे, हाथ पाँव को बांध दिया जाता था, मतलब वो कोई छुड़ा के भाग ना सके। ये बर्नियर कह रहा है कि हाथ पाँव को बांध देते थे ताकि महिला भाग ना सके। और एक प्रकार से शोर शराबे का माहौल होता था जिससे महिला जो चिल्लाती है, रोती है, तो वो आवाज़ जो है वो जनता को सुनाई ना दे। इस प्रकार का अपने सती प्रथा के बारे में बर्नियर ने क्या किया है, उल्लेख किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं भैया, अलबरूनी और इब्न बतूता के लेखन किन मामलों में समान है।
मतलब दोनों की जो रचनाएं थी वो कौन से मैटर को लेकर समान थी, दोनों में खास बातें क्या थी। देखो भैया पहली खास बात तो हो गई इनकी भाषा। दोनों के ही जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषाओं में लिखे गए हैं, अरबी भाषा में, ठीक है। और दोनों ही उच्च कोटि के विद्वान थे, दोनों की ही अपने भारतीय साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति इनमें गहरी रुचि थी। और दोनों ने ही भारतीय सामाजिक जीवन है, अपने भारतीय रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, धार्मिक जीवन है, त्योहार वगैरह है, इनका क्या किया है, वर्णन किया है। तो ये 3-4 बातें जो है वो अलबरूनी और इब्न बतूता के लेखन में क्या थी, समान थी। सबसे मेन ये ध्यान रखना, दोनों की भाषा कौन सी, अरबी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 13। देखो हालांकि मेरे सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं और नोट्स भी लिखाए हुए हैं, इसलिए मैं मोटा मोटा यहाँ पर आपको सिर्फ एक गाइडनेस के अनुसार आंसर बता रहा हूँ कि इनका आंसर किस प्रकार से आपको देना है। बाकी सारा मेरा जब मैंने आपको पढ़ाया था, वीडियो में नोट्स लिखाए थे, उस समय सब कुछ मेरा आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ है। देखो भाई 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण कौन से थे। देखो विद्रोह के आर्थिक कारण भी थे, राजनीतिक भी थे, सैनिक भी थे, तात्कालिक कारण भी था, चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। उसी प्रकार से धार्मिक कारण भी थे। धार्मिक कारण कौन कौन से, जैसे अपने जो भारतीय थे उन भारतीयों को अपने धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उनको लालच दिया जा रहा था, और लालच देकर उनको कौन सा धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, ईसाई धर्म। इसके अलावा यह अपने जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, उस लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने भारत में जो सती प्रथा चली आ रही थी, उस सती प्रथा में भी क्या कर दिए, कई सुधार कर दिए, जिसको भारतीयों ने समाज के विरुद्ध या अपने धर्म के विरुद्ध माना। इसके अलावा यह अपने यहाँ के जो हिंदू सिपाही थे, मतलब अपने ब्रिटिश सेना में जो हिंदू सिपाही थे, उन हिंदू सिपाहियों को समुद्र मार्ग से बाहर भेजा गया, जबकि अपने हिंदू जो है वो समुद्र यात्रा को क्या मानते थे, अपवित्र मानते थे। क्योंकि हिंदुओं का ये मानना था कि जो समुद्र पार चला गया ना वो वापस नहीं आएगा। जैसे राजा राम मोहन राय भी है, समुद्री यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे वो अपने, ठीक है, तो वो वापस नहीं आए, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ धार्मिक बिंदु थे जिनकी वजह से 1857 की क्रांति एक प्रकार से हुई। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं भैया। 14वां क्वेश्चन है, संथालों को अगवा बाशिंदे क्यों कहा जाता है। संथालों को अगवा बाशिंदे क्यों कहा जाता। देखो सबसे पहले तो अपने संथाल कौन थे, जो संथाल जनजाति थी उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। संथाल भैया अपने जब औपनिवेशिक काल वाला जब चैप्टर पढ़ाया था, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि संथाल जो है वो वहाँ की एक प्रकार से एक जो झारखंड का जो वहाँ का जो क्षेत्र था अपने, वहाँ पर ये लोग रहते थे, कृषि का कार्य करते थे, और वहाँ पर ही इन्होंने एक प्रकार से अपने कहे कि संथालों ने जो, हाँ तो थोड़ा सा भैया कोई गेस्ट आ गए थे उसकी वजह से, हाँ तो संथालों की अपने चर्चा कर रहे थे भैया। देखो संथाल जो है वो अपने जो राजमहल की पहाड़ियाँ थी, उन महल की जो पहाड़ियाँ थी उनके जो निचले हिस्से थे वहाँ पर वो जंगलों को साफ कर 1800 के लगभग वहाँ पर बस गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको रहने के लिए वहाँ पर ज़मीन दे दी थी, इसको दामिने कोह कहते हैं। वहीं पर वो स्थायी रूप से निवास करने लग गए और वहीं पर खेती बाड़ी का काम करने लग गए। तो संथाल अंग्रेज़ों को अपने अगवा बाशिंदे प्रतीत हुए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जंगलों को सफाई करने में कोई संकोच नहीं किया। मतलब जो संथाल थे ना भैया, उन संथालों ने जंगलों को साफ करने में किसी प्रकार का कोई संकोच, किसी प्रकार की कोई शर्म, किसी प्रकार का कुछ नहीं किया उन्होंने। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये संथाल जो है वो पूरी शक्ति के साथ में पूरी भूमि को क्या कर रहे हैं, साफ करके जोत रहे हैं। इसलिए भैया अंग्रेज जो थे, इन अंग्रेज़ों ने संथालों को अगवा बाशिंदे कहा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर है अपने 15वां क्वेश्चन है भैया अपने कि किन राजवंशों के नेतृत्व में विजयनगर राज्य का उत्कर्ष हुआ। देखो भैया विजयनगर की पहली बात करें तो विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 ईस्वी में। दो भाई थे जिनके नाम थे हरिहर और बुक्का, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। बाद में धीरे धीरे इसके ऊपर कई वंशों ने शासन किया। जैसे पहला जो वंश आया था उसका नाम था भैया अपने संगम वंश, इसने शासन किया था लगभग 1485 तक, ठीक है। इसके बाद में भैया दूसरा वंश आ गया था जिसका नाम था सुलू वंश, सुलू, ठीक है।
पहले दोनों नाम से स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान रखना। सुलू वंश था भैया, इसने 1485 से लेकर लगभग 1503 के आसपास तक शासन किया। अब सुलू वंश के बाद में भैया जो वंश आया था उसका नाम था तुलु वंश, ये सबसे मेन था, ध्यान रखना, क्योंकि इसी वंश का राजा था भैया अपने कौन, कृष्णदेवराय, जो एक प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। और इसी के समय विजयनगर राज्य का विस्तार व सुदृढ़ीकरण हुआ। इसके बाद भी 1542 ईस्वी में एक नया वंश आ गया था जिसका नाम था अराविड्डू। तो इस प्रकार से कहने का मतलब हो गया कि विजयनगर जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य पर कई वंशों ने शासन किया जिनका क्रम जो है वो संगम, सुलू, तुलु और अराविड्डू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन है भैया, शंकर देव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शंकर देव भैया अपने भक्ति और सूफी आंदोलन, ठीक है, ये भी देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो देखो भैया, शंकर देव जो थे वो अपने 15वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में अपने असम में जो वैष्णव धर्म था, उस वैष्णव धर्म के एक प्रकार से मुख्य प्रचारक थे। कौन से धर्म के, वैष्णव धर्म के। और कहाँ की बात है, असम की बात है। तो ध्यान रखना भैया, क्वेश्चन यहाँ से छोटा भी पूछ सकते हैं कि शंकर देव ने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ किया। ठीक है, तो कहाँ की बात है, अपने असम की। और उनके जो उपदेश होते थे, शंकर देव के जो उपदेश थे, उनको अपने भगवती धर्म की संज्ञा दी गई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कौन से धर्म की, भगवती धर्म की संज्ञा दी गई। और ये उपदेश जो है वो सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना पर क्या थे, केंद्रित थे। इसके अलावा यह शंकरदेव जो थे उन्होंने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और भक्तों के सत्संग पर, ईश्वर के नाम के उच्चारण पर क्या दिया, जोर दिया। इन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, भगवान का, ईश्वर का क्या करो, उनके नाम का क्या करो, उच्चारण करो, इस प्रकार से। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, शंकरदेव कहाँ से, असम से, वैष्णव धर्म से। और इनके जो उपदेश है उनको भगवती धर्म की संज्ञा दी गई और विष्णु के ये भक्त थे। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने ईश्वर के नाम के उच्चारण पर क्या दिया, बल दिया। बात करते हैं भैया खंड 6 की। खंड 6 में भैया दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, उत्तर सीमा 100 शब्द है, मतलब लगभग 12 से 13 लाइन में आपका उत्तर देना है। 4 क्वेश्चन भैया आपको यहाँ पर खंड 6 में 4 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वह कितने अंक का होगा, 3 अंक का होगा। क्वेश्चन कितने, 4, एक क्वेश्चन 3 अंक का, तो 4 क्वेश्चन कितने हो गए भैया आपके, 12 अंक के। जिस प्रकार का अपना ये प्री बोर्ड पेपर है, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा, मतलब पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं भैया सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 17 की। 17वां क्वेश्चन है भैया, अपने हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक पक्ष पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता भैया, जिसको अपने सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोल दो या हड़प्पा सभ्यता बोल दो, एक ही बात है। देखो नाम तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता ही है। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक पक्ष या फिर अथवा में आपको मोहनजोदड़ो का निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार भिन्न था, ये आपको करना है। क्लियर है, तो मोटे मोटे शब्दों में मैं बता दूं, जैसे आपको हड़प्पा सभ्यता है, इसका भैया व्यापार जो था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी उन्नत था, जल और थल दोनों मार्गों से क्या होता था, व्यापार होता था। इसके अलावा आपने जैसे हड़प्पा सभ्यता में नागेश्वर है, बालाकोट है, यहाँ से आपको शंख वगैरह, अफगानिस्तान का जो सूरतगई क्षेत्र था वहाँ से लाजवर्द, मणि वगैरह, तथा अपने राजस्थान में जो खेतड़ी है वहाँ से भी यह तांबा जो है मंगाया जाता था। इसके अलावा यह हड़प्पा के लोग जो है वो ईरान है, मेसोपोटामिया है, अफगानिस्तान है, इन देशों के साथ में भी क्या करते थे, व्यापार करते थे। ओमान जो है वहाँ से ये तांबा भी मंगाते थे। इसके अलावा यह इनका जो समुद्री व्यापार है वो बहरीन, मेसोपोटामिया, ओमान, इन देशों के साथ में होता था। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, नोट्स में मेरा लिखाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है भैया, मोहनजोदड़ो का निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार से भिन्न था। अब यह मोहनजोदड़ो जब अपने पढ़ा था तब बताया था कि 2 भाग थे, एक तो निचला शहर और एक दुर्ग निचला शहर। ठीक है, तो भैया जो दुर्ग मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिमी भाग में बना हुआ था और इसके भवन जो है वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बने थे। क्लियर है,
इसके अलावा यह दुर्ग जो है वो ऊंचाई पर बनाया गया था, जबकि निचला शहर जो है वो कैसा था, नीचे था। भैया दुर्ग तो वो होता था जहाँ पर अपने सम्राट परिवार के लोग, पैसे वाले लोग, धनी वगैरह लोग रहते, जबकि निचला शहर जो होता था वो गरीब लोगों के लिए था। तो सीधी सी बात है, गरीब लोग कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे। और जो निचला शहर जो होता था भैया, उसके मकान जो होते थे वो कच्ची ईंटों से बनाए गए थे। ठीक है। इसके अलावा यह निचला शहर जो है वो मोहनजोदड़ो के पूर्वी भाग में था, जबकि दुर्ग कौन से भाग में था, पश्चिमी भाग में था। और यहाँ कई भवन जो है वो ऊंचे चबूतरे पर बने हुए थे, जो नींव का कार्य करते थे। मतलब पहले नींव नहीं लगाते थे, चबूतरा बना दिया, उस चबूतरे के ऊपर क्या बनाते थे, मकान बनाते थे। इसके अलावा यह दुर्ग में अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्मारक है, भवन है, ये भी क्या थे, स्थित थे। इस प्रकार से अपने इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा है भैया 18वां क्वेश्चन, चोल से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। भैया चोल मेरा आपको जब लास्ट का चैप्टर पढ़ा था उस समय भी मैंने आपको पढ़ाया था कि अपने मुंबई जो है भैया, यहाँ पर जो बहुमंजिला इमारतें होती है उनको क्या कहते हैं, चोल कहते हैं। तो इनकी विशेषताएं जैसे ये बहुमंजिला इमारतें होती है और एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयाँ इसमें होती है। इमारतों के सारे कमरों के सामने एक खुला बरामदा होता था, या अपने कहते एक गलियारा होता था, बीच में एक चौक या दालान होता था। और इसके अलावा यह थोड़ी बहुत जगह जो थी उसी में क्या रहते थे, सारा परिवार रहता था। सभी लोग सुख दुख में एक दूसरे का हाथ बटाते थे, भागीदार बनते थे, उनमें सामाजिक संबंध पाए जाते थे। नेक्स्ट है भैया इसी में अथवा है, अंग्रेजों ने हिल स्टेशनों का निर्माण क्यों करवाया। भैया हिल स्टेशन जो है वो अंग्रेजों ने सैनिकों को ठहराने के लिए, सीमाओं की चौकसी करने के लिए, शत्रु के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए, इन कारण से कराया। इसके अलावा हिल स्टेशन की जलवायु जो है वो अंग्रेजों के लिए स्वास्थ्यप्रद होती थी। यहाँ अंग्रेज सैनिक हैजा, मलेरिया आदि बीमारी से एक प्रकार से क्या रहते थे, मुक्त रहते थे, स्वतंत्र रहते थे, उनसे ग्रसित नहीं होते। इनके अलावा ये हिल स्टेशन जो है वो एक प्रकार से सेनेटोरियम के रूप में विकसित किए गए, जहाँ सैनिकों को विश्राम करने एवं इलाज कराने के लिए भी भेजा जाता था। क्लियर है। 19वां क्वेश्चन है भैया हम्पी की खोज। हम्पी की खोज एवं प्रगति पर संक्षेप में लेख लिखिए। देखो भैया हम्पी, ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अपने हम्पी की खोज जो है वो आपको पता है 1800 ईस्वी में हुई थी भैया। 1800 ईस्वी में कोलिन मैकेंजी जो है इसने हम्पी की क्या की थी, खोज की थी, और इन्होंने स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। और उनकी प्रारंभिक जानकारियाँ जो है वो विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के जो मंदिर थे उन पर आधारित है। इसी हम्पी को भी आगे जाके बाद में 1976 में राष्ट्रीय महत्व के रूप में मान्यता दे दी गई। फिर 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का एक प्रकार से पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया। इस प्रकार से आपको उल्लेख करना है। इसमें अथवा दिया हुआ है भैया विजयनगर साम्राज्य वाला, कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जाता था। तो भैया अपने आपको बताया हुआ एक नदी थी, इसका नाम था तुंगभद्रा नदी। उसके द्वारा एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ था। ठीक है। और यह नदी जो होती थी उत्तर से पूर्व दिशा में बहती थी। आसपास की पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर इस नदी के अंदर मिलती थी। और इसके अलावा यह वहाँ पर कई हौज बने हुए थे, जैसे अपने कमलपुरम है, और इस हौज से अपने आसपास के खेतों को सिंचाता था। यहाँ पर भैया एक नहर जो है वो राजकीय केंद्र तक भी ले जाई गई थी। यहाँ की एक नहर थी हिरिया नहर, उससे भी पानी की पूर्ति होती थी। ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, बाकी मेरा आपको डिटेल से सब कुछ लिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं भैया। 20वां क्वेश्चन है अपने प्रशस्तियों से आप क्या समझते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसके संबंध में है। देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है भैया वो किसके संबंध में है, वो है अपने समुद्रगुप्त के संबंध में, समुद्रगुप्त के संबंध में। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रशस्ति क्या होती है भैया, प्रशस्ति का मतलब हो गया जिसके अंदर राजा महाराजाओं का गुणगान किया जाता है, उनकी वीरता का, उनका यशोगान किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रशस्ति बोलते हैं। अब जैसे समुद्रगुप्त की जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है, या समुद्रगुप्त के काल में जो राज प्रशस्ति वगैरह है, हरिसेन के द्वारा जो लिखी गई थी प्रयाग प्रशस्ति, राज प्रशस्ति नहीं सॉरी प्रयाग प्रशस्ति, उसके बारे में भी आप क्या कर सकते हो, इसमें उल्लेख कर सकते हो। इसके बाद में है भैया ब्रह्मलिपि तथा खरोष्टी लिपि का अध्ययन कैसे किया गया। तो भैया एक प्रकार से बात करें अपने ब्रह्मलिपि जो है वो भारत की सभी भाषा लिपियों की क्या है, जनक है। ठीक है। और आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने इसका यह कहकर अनुमान लगाया कि इन अभिलेखों की भाषा जो थी वो एक प्रकार से संस्कृति थी। ठीक है। इसके अलावा यह
1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप जो है उसने ब्रह्म लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, अर्थ निकालने का भी इसने प्रयास किया था। इसके अलावा जो पश्चिमोत्तर भारत है, पश्चिमोत्तर भाग है, वहाँ से प्राप्त होने वाली जो लिपि थी उसका नाम था भैया अपने खरोष्टी लिपि। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल से मेरा आपको लिखा है, बस मोटा मोटा आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में भैया अपने 2 क्वेश्चन और है। पहला क्वेश्चन तो है कबीर की वाणी की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसी में अथवा दिया हुआ है भैया गुरु नानक पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। मेरे ख्याल से इनमें आपकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर इसके बाद में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ ही था अपने, महात्मा गांधी ने फिर इसमें हिस्सा लिया था और फिर इस आंदोलन को असहयोग से जोड़ दिया था, तो आप कर सकते हो, लिखा हुआ है मेरा अच्छी तरह से। इसके बाद में भैया असहयोग आंदोलन क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ सहयोग न करने की नीति क्या थी? असहयोग थी। यह आंदोलन कब 1920 में किसने, महात्मा गांधी ने, क्यों चलाया था? अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। कौन कौन से कार्यक्रम थे वो आपको मेरे बताए हुए हैं। इसके बाद में भैया 23वां क्वेश्चन आता है अपने भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। भारत के मानचित्र में भैया सबसे पहला तो है अपने सांची। भारत के मानचित्र में आपको सबसे पहले क्या दर्शाना है? सांची दर्शाना है। सांची है, बनावली है, सतारा है, सूरत है। ये भैया ऐसा का ऐसा अपने पहले भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले अपने को दर्शाना है भैया क्या? सांची। तो सांची अपने पता है भैया सांची कहाँ पर है? एमपी में है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? सांची लिख सकते हो। इसके बाद में भैया एक है अपने सूरत। सूरत कहाँ पर है? अपने सबको पता है सूरत कहाँ है। सूरत कहाँ आता है भैया? गुजरात में आता है। और गुजरात कहाँ है आपकी? ये रहा गुजरात, तो यहाँ पर आप क्या दर्शा सकते हो? सूरत दर्शा सकते हो। इसके अलावा भैया सतारा है। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो पश्चिमी भाग है भैया यहाँ पर है आपके सतारा। और एक रह गया अपने बनावली। बनावली कहाँ पर है भैया? अपने हरियाणा में है। और हरियाणा अपने मानचित्र में ये यहाँ पर है अपने हरियाणा, तो यहाँ पर आप दर्शा सकते हो बनावली। तो ये था भैया अपने इतिहास का फर्स्ट प्री बोर्ड पेपर, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूँ। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में सेकंड प्री बोर्ड पेपर के साथ। दैट्स ऑल।